हेलो एवरीवन। मैं रेवती रमन देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है रणनीति। वाई रणनीति? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके। लेकिन ये एक पूरा का पूरा सीरीज होने वाला है जो कि बेस्ड है किस पे? स्ट्रेटेजीज पे। मतलब कि वेरियस स्ट्रेटेजीज अलग अलग लेवल पे हम लोग डील करेंगे। इसमें एक और सब सीरीज है जिसका नाम होगा आपके सवाल हमारे जवाब, जिसमें क्या होगा कि आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको हम लोग डील करेंगे एज अ डाउट रिजोल्यूशन सेशन, है ना, जिसमें हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है मेनली कि जितना भी आपका मिथ्स है ना, सीजीपीएससी एग्जाम को लेके एज अ जनरल स्टूडेंट, अगर आप इसको अचीव करना चाहते हैं, मतलब सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं थ्रू स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आपके पास क्या क्या हर्डल है, क्या क्या बातें सुनी है आपने, क्या वो बातें सही है, क्या वो बातें गलत है, इन सारी चीजों पे बातें की जाएंगी। आज का ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 10 सवाल हैं। इन 10 सवाल को मैं ट्राई करूंगा डील करने का। क्लियर है? ये 10 सवाल कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है कि अगर आपको स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में, दैट इज सिविल सर्विसेज सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन में टॉप कैंडिडेट में आना है, टॉप या फिर मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको एक ब्राइट स्टूडेंट होना नेसेसरी है। माय क्वेश्चन इज, क्या ब्राइट स्टूडेंट होना जरूरी है? ऐसा आपको लगता है क्या? आपने भी बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा होगा जो कि थ्रू आउट द स्कूलिंग या फिर कॉलेजेस, वो लोग एकदम ब्राइट स्टूडेंट नहीं होंगे, एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे, लेकिन फिर भी अभी वो ऑफिसर बन गए हैं। क्वेश्चन इज हाउ? क्योंकि उनके पास एक नॉलेज था, दैट इज दे आर इंटेलेक्चुअल्स जो सोसाइटी को बेहतर नजरिए से देख सकते थे। और क्या बेहतर नजरिए से देख पाना ही एक उनके लिए एडवांटेज था इस एग्जामिनेशन में एक्सेल करने के लिए, है ना। इस वजह से ये मिथक तो बिल्कुल गलत है कि आपको थ्रू आउट द एकेडमिक सिनेरियो आपको टॉपर रहना पड़ेगा। आई वुड से नो। अगर आपके अंदर जुनून है, आप परसिवरेंस रखते हैं, आप डेडिकेटेड हैं एग्जाम को लेके, और आपको सच में लगता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो डजेंट मैटर कि आपका कितना मार्क्स आया है थ्रू आउट द स्कूलिंग, वो मैटर नहीं करेगा, आप इसमें एक्सेल कर जाएंगे। क्लियर है? पहला डाउट क्लियर हो गया। चलो सेकंड वन इज कि कोचिंग इज मैंडेटरी। क्या ये सही बात है? जो लोग कोचिंग नहीं करते हैं क्या उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है? बिल्कुल गलत बात है ना। कोचिंग करना जरूरी नहीं है। आपको अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा इच स्टेजेस में। ठीक है? आप अपनी स्ट्रेटेजी कुछ इस हिसाब से डेवलप कीजिए कि आपको पता रहे कि मुझे ये एक स्टेप है उसको कुछ इस तरीके से प्लान करना है कि वो मुझे सेकंड स्टेप में काम आए। लाइक कि प्रीलिम्स आपने प्रिपेयर किया, आपको लगता है कि प्रीलिम्स जो है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, एमसीक्यूज है, हमको सिर्फ जाके वहां पे फैक्चुअल्स को टिक मार के आ जाना है। तब आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मेंस के एग्जामिनेशन को, अभी जो चेंज हुआ है पैटर्न को देखते हुए, है ना। अगर आप चेंज पैटर्न को देखेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड अपना अप्रोच रखना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा। जहां पे सिर्फ आप लोग प्रीलिम्स जो है उसको क्या करते हैं कि फैक्चुअल बेसिस पे याद करते हैं, वो गलत हो जाता है, वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो प्रीलिम्स है उसको इंटीग्रेट करना है किससे? मेंस एग्जामिनेशन से। क्लियर है? याद रहेगा सबको? पक्का? चलिए ठीक है। उसके बाद, क्या कोचिंग मटेरियल इज नेसेसरी है? ठीक है, क्या कोचिंग मटेरियल हमारे लिए नेसेसरी है पढ़ना? देखो, कोचिंग मटेरियल्स जो बनाए गए हैं वो खुद में एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखे हुए हैं, है ना। एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में उनको बनाया गया है, आपको दिया जा रहा है, यूज करो उसका, मार्केट में इजीली अवेलेबल है ना। उसको यूज करके आप अपना जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा? कोई डाउट नहीं? अब उसके बाद एक और स्टेज होता है जिसमें हम लोग को टेस्ट के बारे में बात करना होता है। तो देखो, आप प्रिपरेशन खुद से करो, लेकिन अपना नॉलेज का जो चेकिंग है वो आप किसके थ्रू करेंगे? वो होगा टेस्ट के थ्रू। क्लियर है? याद रहेगा? अब इन टेस्ट में अपना इम्प्रूवमेंट देखिए आप कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं।
इसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको कोचिंग की जरूरत है, किसी गाइड की जरूरत है, या फिर ये आप अपने आप से कर सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा? आगे बढ़े? ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है दैट इज इंटरव्यू। क्या इसमें आपको गाइडेंस की जरूरत है? मुझे लगता है कि इंटरव्यू इज मोर अबाउट इंटरेक्शन। आपको बातचीत करनी पड़ेगी अदर स्टूडेंट से, उनके व्यू पॉइंट्स जानने पड़ेंगे। आपके सवाल जो होंगे वो उनके जवाब होने दो, ठीक है, लेकिन उनके जवाब जो है उन पे आपका भी सवाल होना चाहिए, जिससे टू वे इंटरेक्शन होगा और आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा। क्लियर है? तो कोचिंग इज मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और आपको लगता है खुद से कि कोचिंग करना ही पड़ेगा, तभी आप कोचिंग के लिए जाएं, अदरवाइज नो नीड टू गो फॉर कोचिंग। क्लियर है? ये आपके खुद के कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली कैंडिडेट विथ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ इंग्लिश। किस पे कमांड की बात कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज पे। वही इस एग्जाम को सक्सीड कर सकते हैं। क्या ये सत्य है? आई वुड से नो। इंग्लिश के पास एक एडवांटेज तो है कि लैंग्वेज यहाँ पे बैरियर उनके लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर देखो थ्रू आउट द हिस्ट्री, मतलब थ्रू आउट दिस पेपर का जो कल्चर चलते आया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वाले ही एक्सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी है। हिंदी मीडियम के मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम। इस वजह से एडवांटेज देखा जाए तो हिंदी मीडियम के पास ज्यादा है, ना कि इंग्लिश के पास। ठीक है, इस वजह से ये सोचना तो बिल्कुल ही गलत है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम का होना आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम के हो आप, अगर आपकी कमांड लैंग्वेज पे अच्छी है, आपकी कमांड हिंदी पे अच्छी है, आपकी कमांड छत्तीसगढ़ी पे अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको एक एज रहेगा, लेकिन सिर्फ इंग्लिश मीडियम होने का एडवांटेज नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मेंस 2023 ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप सोच के चल रहे हो कि आपका नॉलेज बहुत है ना, आप नॉलेजेबल पर्सन हो और आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, तो वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो थोड़े ना कहीं एनालिटिकल भी हो गए हैं। क्लियर है? याद रहेगा? तो सिर्फ अंग्रेजी ही प्रवीणता का उदाहरण नहीं है, प्रवीणता की जर्नी नहीं है ना। आपको आपको अपने आप में भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं एंड यू विल गोइंग टू डू इट। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरियाज कैन नॉट कॉम्पीट। क्या जो गांव से आ रहे लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो कहाँ से आ रहे हैं, रूरल इंडिया से, वो इस एग्जाम में थोड़े से पीछे हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया? तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो पीछे हैं, हाँ, लेकिन दे आर इन सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस, क्योंकि उनकी स्कूलिंग उतनी बेहतर नहीं हुई होगी। आई एम थिंकिंग इट। मैं बोल नहीं रहा कि वो लोग की स्कूलिंग ठीक नहीं ही हुई होगी, लेकिन हो सकता है जस्ट बिकॉज कि वहां पे उतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, अधोसंरचना उतनी अच्छी से डेवलप नहीं है, इस वजह से वहां उनको एजुकेशन जो है उतना प्रॉपर नहीं मिल पाया होगा। और ये एजुकेशन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है हमारे नजरिए को सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्कूलिंग बहुत बेहतरीन हुई है, आप अपने स्कूल के टॉपर रहे हैं, या फिर आप अपने सोसाइटी को बेहतर नजरिए से देख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस एग्जाम को अचीव करने के लिए। क्लियर है? याद रहेगा? ऐसा नहीं है कि आप शहरी इलाके में रहते हैं तो आपका बेटर चांस था सिलेक्शन होने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो एकदम बैकग्राउंड रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट वन वुड बी कि रोज 16 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आई डिसरिगार्ड। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बोलने में अच्छी लगती है कि डेली 16 घंटे पढ़ना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप बोलो कि मेरे एग्जाम से एक महीने पहले मैं डेली 16 घंटा पढ़ता था, आई कैन एक्सेप्ट। लेकिन आप बोलोगे कि मैं अभी तक एक साल हो गया डेली
1 साल से पूरा डेली 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, आई कैन टेल यू दैट कि चीजें धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है अगर आपके नींद पूरी नहीं होगी तो। एक्सपेरिमेंट्स है कुछ जो दिखाता है कि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, है ना, तो आपका जो मेमोरी पावर है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ डेडिकेशन काम नहीं आता है कि आप बोलोगे कि मैं डेडिकेटली सारा चीज प्रिपेयर किया हूँ, है ना, बल्कि आपका फ्री माइंड भी काम में आता है। लाइक दिस ईयर्स मेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को काम एंड कंपोज रख ही नहीं पाए, अपने आप को एक मेंटल स्टेट में नहीं रख पाए जहाँ पे वो लोग दूसरों से कॉम्पीट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पहला पेपर लैंग्वेज वो तो बहुत इजीली निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे में भी पूछा गया था, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। पेपर टू ऐसे ऐसे की जब बारी आई, तब लोगों ने देखा कि यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं विद 50-50% का रेशियो। कैसे? 50% पूछा गया है ओपन एंडेड, जिसमें आप लोग अपने हिसाब से अपने आंसर को क्रिएट कर सकते हो विद इन द बाउंड्री। बट एक सवाल ऐसे भी थे ये थे क्लोज एंडेड, लाइक कि एनईपी वाला क्वेश्चन, है ना, विकसित भारत वाला क्वेश्चन, ये सारे क्लोज एंडेड थे। लेकिन ओपन एंडेड जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक एडवांटेज दिखाई देता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कितना बेहतर है। क्लियर है? याद रहेगा, ऐसी जगहों में आपको काम एंड कंपोज रहना पड़ता है। ऐसे ही थ्रू आउट जब आप थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर, सिक्स, सेवंथ, ऐसे करके लास्ट पेपर तक जब आप पहुंचे, तब तक क्या आपकी मेंटल कैपेसिटी इतनी बची हुई है कि आप उस एग्जाम को उतने ही अच्छे तरीके से दे पाए जितना आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको 16 घंटे पढ़ने की जरूरत है, बल्कि आपको, मैं तो बोलूंगा कि एजुकेशन, नॉलेज, क्रिएशन और इनोवेशन, इन चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये चारों चीजें अगर आप 4 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं अपने लिए, 6 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर आप इन सारी चीजों को एक साथ डेवलप कर पा रहे हो, तो मान के चलो कि आप इस एग्जाम में एक्सेल कर सकते हो। नो नीड ऑफ रीडिंग 16 आवर्स अ डे। और सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, चीजों को समझना भी उतना ही जरूरी है। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, चलो। नेक्स्ट वन वुड बी लक प्लेज अ मेजर रोल। यहाँ पे एक चीज है कि लक प्लेज अ मेजर रोल, लेकिन ये हमको पता नहीं है ना कि हमारा लक कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ये मान के नहीं चल सकते कि मेरा तो किस्मत ही खराब है तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, है ना। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अपना खुद का मेहनत हमारे हाथों में है ना। तो वो मेहनत हम कर सकते हैं और उसको हम लोग करेंगे। हो सकता है कि इस साल नहीं हुआ, मान के चलते हैं कि इस साल लक अच्छा नहीं था इसलिए मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट साल क्या पता मेरा लक अच्छा हो और एग्जाम क्लियर हो जाए। नहीं हुआ तो अगले साल भी नहीं होगा लक, मतलब एग्जाम क्लियर, कोई बात नहीं, एक और ट्राई। इसीलिए थोड़ा सा लंबा टाइम दिया गया है ना, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। ऐसा नहीं है कि आप सर्कल में कहीं पे वापस छूट गए तो आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, आपको पूरा सर्कल फिर से घूमना पड़ेगा। इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ही आपको इतना ज्यादा टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। तो लक के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सोच के चलना है कि मेहनत की है तो मेहनत का रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वन वुड बी द एग्जाम इज एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल। देखो, कुछ चीजें प्रेडिक्ट ना की जाए वही अच्छी बात है ना। कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के मन का है ना। एक पावर है, डिवाइन पावर है, जो हमारे बारे में कुछ ज्यादा बेहतर हमसे सोच रहा है ना। तो उस चीज को हम लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रेडिक्टिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आप चीजों को देखोगे, पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे, सिलेबस को देखोगे, तो आपको कुछ चीजें क्लियर दिखने लगेंगी कि सवाल जैसे आएगा उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, अपना आंसर फ्रेम करूंगा। क्लियर है? याद रहेगा। पैटर्न की बात करो, पैटर्न से क्या होगा कि अगर एग्जाम पैटर्न बदल गया तो क्या वो सिर्फ आपके लिए ही बदला है?
क्या सिलेबस बदल गया? तो क्या सिर्फ वो आपके लिए ही बदला है, या फिर सवाल ऐसे आ गए जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं था? तो क्या आपने ही नहीं सुना है या फिर बाकियों ने भी नहीं सुना है? अगर कोई चीज नया होगा तो वो सबके लिए नया होगा, है ना? अल्टीमेटली आपका जो मेंटल हेल्थ है वो यहाँ पे काम करेगा। क्लियर है? याद रहेगा? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी मल्टीपल अटेम्प्ट्स आर नेसेसरी? नॉट नेसेसरी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया है, कुछ है जिनको 10th अटेम्प्ट भी हो गया है। डिपेंड्स कि आप किस लेवल ऑफ मैच्योरिटी में हैं, उसके हिसाब से आपका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस बनते हैं, ना कि आपके अटेम्प्ट से। डेडिकेशन यहाँ पे एक रोल अदा करता है। अगर आप फेल हो गए, उस फेलियर से आप सीखते हैं और उन फेलियर से अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं, तो आपके बेटर चांसेस होंगे यहाँ पे सिलेक्शन के। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये एग्जाम ही हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन जर्नी, इसके प्रिपरेशन के साथ में हम लोग बहुत सारी अलग सी चीजें सीखते हैं जो कि हमें सोसाइटी में जीने में मदद करता है। जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम ही आपके लिए सब चीज हो, आप इस एग्जाम के लिए सब चीज हैं ये मान के चलिए। क्लियर है? पक्का? चलिए, नेसेसरी नहीं है कि आप लोग को मल्टीपल अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। डिपेंड करेगा कि आप अपने फेलियर से सीख रहे हैं या नहीं, या फिर आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं, किसी चीज को रिवाइज कर पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पे एक मेजर रोल वो सारी चीजें भी अदा करेंगी। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट वन वुड बी हाई आईक्यू। इंसान जिसके पास आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बहुत ज्यादा है, जिनकी बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा है, वही सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आई डोंट से आईक्यू, आई वुड से ईक्यू ऑल्सो। इमोशनल क्वोशिएंट भी एक क्या बोलना चाहिए, फैक्टर यहाँ पे रोल अदा करेगा, जो कि काम आएगा आपको आपके इंटरव्यू पे। आपका व्यू पॉइंट यहाँ पे काम आएगा एज एन आईक्यू, कि आपका व्यू पॉइंट कैसा है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ आईक्यू एंड ईक्यू। जरूरी नहीं है कि जो थ्रू आउट द लाइफ होशियार रहा हो वो उसका ईक्यू भी बहुत अच्छा है ना? ईक्यू आपका चेक किया जाता है इंटरव्यू में, तो ईक्यू पे भी फोकस करेंगे। आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोसेंट, आपका कंपैशन, आपकी एम्पैथी, क्या आप किसी को देख के उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं या फिर आप उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन पे। क्लियर है? याद रहेगा? आई होप कि ये समझ आ रहा होगा आप लोग को। ऐसे ही रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? नेक्स्ट वन वुड बी द नेटवर्किंग एंड कनेक्शन इन्फ्लुएंस सक्सेस। ये बात सही है कि सक्सेस इन द CGPSC एग्जाम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हैविंग द राइट कनेक्शंस और नेटवर्किंग। यहाँ मैं थोड़ा सा अग्री करूंगा और थोड़ा सा नहीं भी करूंगा। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, इंट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट। कुछ लोगों को अकेले पढ़ना पसंद है, उनको बोलेंगे हम लोग इंट्रोवर्ट, और कुछ लोगों को मिलजुल के पढ़ना पसंद है, दैट विल बी एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट स्टूडेंट भी होते हैं मेरे जैसे, जो दिन भर रूम पे पड़े हुए हैं और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करता। थ्रू थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, थ्रू दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, आई ट्राई टू इंटरेक्ट विद द पीपल। ठीक है? जब दिल्ली में था वहां भी मैं खुद का एक ग्रुप बनाया हुआ था। उस ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, एक्चुअली एस्पायरेंट्स ही थे, जो कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम सारे लोग मिलजुल के करते थे, है ना? तो ये एक नेटवर्किंग का तरीका है, कम्युनिकेशन का तरीका है, जहाँ पे आप चीजों को हैंडल करना सीखते हैं। ठीक है? एक बार अगर आपको आ गया कि चीजों को हैंडल कैसे करना है, वो आपको हेल्प करता है इस एग्जामिनेशन पे। क्यों? ये एग्जाम जो है वो है सोसाइटी में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हार्मनी, सोशल 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 हार्मनी डेवलप करने के लिए, इन सारी चीजों के एम के साथ में बनाया गया है, जिसके लिए मुझे लगता है कि नेटवर्किंग और कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है? मैं मान के चलता हूँ कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए थे वो सारे
आपके खुद के क्वेश्चन रहे होंगे, आपके दिमाग में भी ये सारी चीजें चल रही होंगी, जिसके चक्कर में आप फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। जस्ट इन केस कि आप लोग को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ पे समस्याएं क्रिएट हो रही है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, है ना। मैं उससे मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। मैं रेवती रमन देवांगन। थैंक यू।